Greetings everyone, welcome to Commerce classes. So today we will be understanding inventory valuation based on LCM rule. See, AS standard says that inventories should be measured at lower of cost और मार्केट प्राइस. मतलब आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट प्राइस लेना है, मार्केट प्राइस लेना है, और इन दोनों में जो मिनिमम होगा दैट विल बी यूज्ड फॉर प्राइसिंग ऑफ इन्वेंट्रीज और फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. लाइक वी ऑल नो कि इन्वेंट्रीज कैन बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला. इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, वेदर यू आर हैविंग रॉ मटेरियल्स और यू आर हैविंग फिनिश्ड गुड्स. आप क्वांटिटी मेजर करते हो, उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो, दैट गिव्स यू वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. तो ये जो प्राइस है ये कहाँ से आ रहा है? ये प्राइस आ रहे हैं एलसीएम रूल से. सो आप इन्वेंट्रीज का कॉस्ट प्राइस लोगे, मार्केट प्राइस लोगे. मार्केट प्राइस इज बेसिकली यहाँ पर विल कंसिडर एनआरवी. ये कंसिडर करते हैं, दोनों में से जो लीस्ट होता है वो यूज़ करते हैं प्राइसिंग के लिए. नाउ कॉस्ट प्राइस इज नोन टू अस. वी हैव डन सम क्वेश्चंस. लास्ट टाइम आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अच्छे से समझा था. That cost of inventory comprises all cost of purchases, conversion and other costs which you incur in bringing inventories to their present location and condition. मतलब इसमें cost price आता है, इसमें taxes आते हैं, इसमें freight आता है, loading, unloading charges and all, plus you have all the direct expenses associated with the inventories. So it specifically includes cost of purchase including all taxes, inward cost, cost of conversion and other direct costs. ठीक है ना? सो ये सारे कॉस्ट का पार्ट होते हैं. सो इसको कंबाइन करके हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्रीज. हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए हैं, आप इनको पिक करो और उनको टोटल कर दो, दैट विल गिव यू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. बट इट डजेंट इंक्लूड एबनॉर्मल losses, storage cost, administrative overheads, okay, selling and marketable expenses, plus if you are paying any kind of interest on the money which you use to finance the inventories. आपने इन्वेंट्री जो है वो डेफर्ड टर्म्स पे खरीदी और आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो वो भी आप यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हो. मान लो आपको ये कहा जाता है कि आप इन्वेंट्री 1,50,000 की परचेज करते हो, but you opt to pay say this amount in 3 installments, so you are to pay 55,000 rupees in each installment. So you are actually paying मान लें 65,000, ये आपकी पेमेंट है. बट ये जो एक्स्ट्रा 15,000 पे कर रहे हो ये आप इन्वेंट्री के लिए नहीं पे कर रहे हो, ये इसलिए पे कर रहे हो बिकॉज यू ऑप्टेड फॉर डेफर्ड पेमेंट. आपने सेटलमेंट की टर्म्स अलग कर दी, तो ये इंटरेस्ट चार्ज है, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं है, ये नहीं आता. सो वी कंसिडर द कॉस्ट. एक और जीएसटी का पॉइंट होता है. जीएसटी अगर आप इसका टैक्स क्रेडिट लेते हो देन इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट. ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इफ़ यू डू नॉट वांट टू अवेल टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना, तो एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस. फिर इसे कॉस्ट में ऐड करते हैं. ठीक है, तो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आता है. वी हैव डन क्वेश्चंस ऑल्सो. नेक्स्ट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू. रियलाइजेबल का मतलब होता है कि कितना पैसा हमें मिलेगा. तो जो इन्वेंट्री है, लाइक इफ़ यू आर हैविंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो उसको सेल करने पे हमें जो पैसा रियलाइज होगा दैट इज़ कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. सो इट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस that you want to you will be getting from sale less cost of completion and cost of sale. क्योंकि जो सेल प्राइस आपको मिल रहा है उस सेल को करने में भी तो आपको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं. यू माइट बी पेइंग टू द सेल्समैन, आप उसको कुछ कमीशन देते हो, ठीक है ना. सो जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हो वो माइनस कर देंगे, दैट विल गिव यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू. सो इट इज़ सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड कॉस्ट ऑफ सेल. सो गुड्स को कंप्लीट करने की, उनको फिनिशिंग करने की जो कॉस्ट है और जो सेल की कॉस्ट है, ठीक है, ये सब माइनस करते हैं, इससे आपको मिलता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू. लेट अस कंसिडर दिस विद वन एग्जाम्पल. क्या है, मान लो आपके गुड्स का कॉस्ट प्राइस है 2,000, सेलिंग प्राइस है 2,700, ठीक है. नाउ ड्यू टू स्टॉक बिकमिंग आउटडेटेड यू आर एबल टू सेल इट एट 30% डिस्काउंट. इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो प्रेजेंटली आपकी कितनी हो जाएगी, 70%. 30% का डिस्काउंट होगा तो 70% हो गया ना प्राइस इसका. सो प्रेजेंटली इसका प्राइस हो गया
1890, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी, इस सेलिंग प्राइस में से जो कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ रही है वो माइनस करो। यू आर मेकिंग सेल्स एंड यू आर पेइंग सेल्स कमीशन ऑफ 250, आपको 250 कमीशन भी पे करनी है। सो 1640 इज दी सेलिंग प्राइस। सपोज आपके गुड्स जो है आउटडेटेड हैं, आपको इनकी फिनिशिंग भी करनी है, तो आपको फिनिशिंग पर भी कुछ चार्जेस पे करने हैं, से 50 रुपीज़, तो वो चार्जेस भी आप माइनस करोगे, ठीक है। सो आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर टू डिडक्ट ऑल द एक्सपेंसेस फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड फॉर द सेल। जितने एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो ना इस टाइम पे सेल हैपन करने के लिए, वो सारे माइनस कर देते हैं। नाउ देयर इज़ वन थिंग, जब आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं या आपके ट्रेडेबल गुड्स हैं, उनको तो आप सेल करते हो, तो उनका तो आप कंसिडर करते हो नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। बट अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, तो रॉ मटेरियल की भी तो इन्वेंट्री होती है, इसको भी तो आपको वैल्यू करना है। सो रॉ मटेरियल्स में क्या है कि आपके रॉ मटेरियल्स को सेल नहीं करना, so we cannot consider their selling price, but we can consider the price that we may have to pay to replace the inventory। हम ये सोचते हैं कि अगर इस रॉ मटेरियल को हमें रिप्लेस करना है, इसकी जगह हम सिमिलर काइंड का दूसरा रॉ मटेरियल अगर आज की डेट में लेना चाहते हैं, आज की डेट मतलब व्हेन वी आर टू वैल्यू, तो उस टाइम पे हमें कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो रॉ मटेरियल के लिए जो NRV है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है, ठीक है। सपोज आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं दे आर से प्राइस्ड एट, इसकी कॉस्ट प्राइस थी आपकी 12 रुपीज़, राइट। सो आप इसमें सेलिंग प्राइस नहीं कंसिडर करोगे, आप यहाँ पे नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कंसिडर करोगे जब आप LCM रूल अप्लाई करेंगे। सो हमने NRV का कॉन्सेप्ट समझ लिया, जो भी इन्वेंट्रीज हैं, बी इट रॉ मटेरियल, बी इट फिनिश्ड गुड्स, और जो भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, तो उनकी रियलाइजेबल वैल्यू और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेजर करते हैं। उसके बाद इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन होता है LCM रूल पे, दैट इज़ आपको लीस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस लेना है। सो क्या करते हैं, स्टेप 1 होगा मेजर कॉस्ट पर यूनिट, मेजर NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आप लोगे, ठीक है। नाउ यू विल टेक अप लीस्ट ऑफ द टू। अब इनमें से लीस्ट को पहचानो, दिस यू कैन ईजीली डू। तो मेजर करो इन्वेंट्री लीस्ट वैल्यू पे, क्या होगी, क्वांटिटी इनटू प्राइस बेस्ड ऑन LCM रूल। नाउ लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन LCM रूल, ठीक है। सो हमें क्या दे रखा है, A लिमिटेड इज लेफ्ट विथ 500 यूनिट्स ऑफ स्टॉक कॉस्टिंग 380 ईच। Out of this 200 units are damaged which can be sold at 220 each in place of actual selling price of 500। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो प्राइजेस दे रखे हैं, आपके गुड्स जो हैं वो दो तरह के हैं, कुछ गुड्स हैं जो डैमेज्ड हैं और बाकी आपके करेक्ट हैं, ठीक है, ओके। सो व्हाट वी कैन डू इज़, हम इसमें एक टेबल बना सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन शो कर दे। इन्वेंट्री, टोटल इन्वेंट्री है 500 यूनिट्स की, जिसमें एक हो गया आपका डैमेज्ड गुड्स विच इज़ 200 यूनिट्स डैमेज्ड हैं। तो जो फेयर गुड्स हैं, जो आपके ठीक गुड्स हैं, वो कितने बचेंगे, 300 यूनिट्स, ओके। कॉस्ट प्राइस में तो कोई फ़र्क नहीं है, वो तो दोनों की सेम है, 380। नाउ इट इज़ सेइंग कि यू कैन सेल डैमेज्ड गुड्स एट 220 इन प्लेस ऑफ एक्चुअल प्राइस ऑफ 500। तो जो आपके सही गुड्स हैं वो 500 पे सेल होंगे, जो डैमेज्ड गुड्स हैं वो 220 पे सेल होंगे। देन यू आर टू पे रेस्टोरेशन चार्जेस ऑफ 30 फॉर डैमेज्ड गुड्स। डैमेज्ड गुड्स में रेस्टोरेशन चार्जेस हैं, और वैसे आपके सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एक्सपेंसेस तो हर हाल में करने हैं ना, तो 140 आपका हो गया NRV फॉर डैमेज्ड गुड्स, और 450 हो गया आपका फेयर गुड्स का। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, 200 units priced at least of the two। सो 380 और 140 में लीस्ट कितना है, 140, सो 28,000। और यहाँ पर 300 यूनिट्स एट लीस्ट ऑफ कॉस्ट और NRV, सो 380। तो ये आपके मेजर होंगे 380 पर, ठीक है।
सो 1,14,000. सो आपका टोटल स्टॉक कितने का आ गया? 28,000 एंड 1,14,000. 1,42,000 की आपकी इन्वेंट्री है. सो यू कैन मेक अ टेबल जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आपको प्रेजेंटेबल लगे. सम वन ऑफ यू मे से लाइक आई विल बी राइटिंग फॉर से फॉर डैमेज गुड्स. पहले आप डैमेज गुड्स की सारी कैलकुलेशन शो कर लो, फिर उसके बाद आप फेयर गुड्स जो ठीक आपके गुड्स हैं उनकी कैलकुलेशन शो कर दो, फिर टोटल कर दो. इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू प्रेजेंट योर सॉल्यूशन. नाउ दिस इज़ फॉर द गुड्स. अब मान लो आपके क्वेश्चन में इसकी जगह रॉ मटेरियल होता कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप प्रोडक्शन वगैरह कर रहे थे, आपका 1,000 किलोग्राम का रॉ मटेरियल बच गया और इसकी प्राइसिंग है से 10 रुपीज़ पर किलोग्राम. नाउ एट द एंड यू विल हैव टू कंपेयर दिस प्राइस विद द रिप्लेसमेंट कॉस्ट की. अगर ये इन्वेंट्री मैं रिप्लेस करना चाहूँ, मान लो प्राइस कम हो गया 9.5 है, सो लीस्ट ऑफ द टू क्या होगा? 9.5. सो यहाँ आपकी इन्वेंट्री मेजर होगी 9.5 रुपीज़ पे 9,500. सपोज प्राइजेस बढ़ रहे हैं या देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, तो अब जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 11. सो इन्वेंट्री विल बी मेजर्ड एट लीस्ट ऑफ द टू. तो अब 10 और 11 का लीस्ट कितना है? 10 रुपीज़. सो इन्वेंट्री विल बी मेजर्ड एट 10,000. सो LCM rule will apply on any kind of inventories valuation. So I hope आपको valuation clear है. अब इन questions में क्या था, हमें cost price दे रखा था, cost को measure नहीं करना पड़ा. बट डिटेल्ड क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें कॉस्ट प्राइस के कंपोनेंट दिए हों, एज वी हैव डन इन द अर्लियर एग्जांपल्स. सो उन्हीं तरह के कुछ एग्जांपल्स हम और लेंगे एंड वी विल कंसिडर द LCM रूल, विल अंडरस्टैंड दिस. So thank you. Stay learning, stay practicing.